पसाकलॉजी भौजी के सभी चाहने वाले हमारे जो भी रीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो लोग भी पसाकलॉजी भौजी को पसंद करते हैं, उन सबको प्रेम भरा नमस्कार। इस चैनल के पहले वीडियो में शुरुआत में हमने आपको बताया था पसाकलॉजी भौजी उपन्यास की भूमिका और इसके पात्रों से संक्षेप में आपका परिचय कराया था। अब आगे जैसे जैसे उपन्यास में पात्र प्रकट होंगे, वैसे वैसे आपसे हम उनका परिचय कराते चले जाएंगे। तो आज से हम सीधे कथानक पर आते हैं। कथानक के दृष्टिकोण से यह पहला भाग होगा और कहानी वहां से शुरू होती है जहां पसाकलॉजी भौजी का जन्म भी नहीं हुआ था और तब हमारी मुलाकात हुई थी पसाकलॉजी भौजी के पापा से। तो यहाँ का शीर्षक है पसाकलॉजी भौजी के पापा से पहली मुलाकात, वही बने पसाकलॉजिया के पापा। मंडल कमीशन के दौर में कॉलेज की तो लगभग छुट्टियां थी, लेकिन ट्यूशन जारी था और मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तब मैं आईएससी में पढ़ता था जहानाबाद के स्वामी सहजानंद सरस्वती कॉलेज में, जो एसएस कॉलेज के नाम से भी मशहूर है। तो ट्यूशन जारी थे, इसलिए जहानाबाद में रहना हो पा रहा था और दशहरे की छुट्टियां होने वाली थी। तो विद्यार्थियों के निवेदन पर, कॉलेज तो चल ही नहीं रहा था, तो विद्यार्थियों के निवेदन पर जितने भी हमारे ट्यूशन के टीचर लोग थे, उन्होंने दुर्गा पूजा की छुट्टियां घोषित कर दी। अब मुझे घर जाना था और घर जाने के लिए जहानाबाद से एक बस चलती है, सत्यानंद ट्रेवल्स। तो मैं सत्यानंद बस में बैठ के जहानाबाद से उसरी की यात्रा पर था। बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन मैं बस का वो पैसेंजर था जो जहां से बस खुलती थी वहां से लेकर के और उसके आखिरी पड़ाव तक जाने वाला यात्री था। तो समय पर जाकर के मैं बैठ गया था और मैंने अपनी सीट ग्रहण कर ली थी। जब भी मैं बस में यात्रा करता हूं तो शुरू से ही एक आदत है कि जब करने को कुछ खास ना हो तो विचारों का एक काफिला चलता रहता है मन में, और शुरुआत से ही नोटबुक और एक डायरी, पेन, यह सब अपने पास रखने की एक आदत रही है। और जो भी विचार प्रवाह उस वक्त तो मरते हैं, चलते रहते हैं, उन्हें दर्ज करने की भी एक आदत रही है। और बाद में मैंने देखा कि वो जो विचार प्रवाह चलते रहते हैं, उससे बहुत सारी कहानियों ने जन्म लिया और बहुत सारी काव्य की पंक्तियां उसमें मिल गईं। तो उस दिन भी बस में बहुत भीड़ थी और जाहिर सी बात है, जब आप भीड़ में यात्रा कर रहे होते हैं तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तो हमारे अंदर का जो लेखक है, वो उन दिनों में भी कुलांचे भर रहा था। वो हमारे अंदर का लेखक उन दिनों अपनी शुरुआत के दिनों में था, तो उसके मन में उमंगे तरंगे और ज्यादा थी और मन में तरंगे और मचलती रहती थी। तो पूरी एक दुनिया जो साथ यात्रा कर रही थी बस में, उसके साथ होते हुए भी मैं अपनी एक अलग दुनिया में था। और कई बार बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे थे, निहार रहे थे। कई बार बस में आते जाते चढ़ते मुसाफिरों को देख रहे थे, निहार रहे थे और फिर अपनी दुनिया में खो जा रहे थे।
और जो कुछ भी विचार कौंध रहे थे मन में, उसे कागज के पन्नों पर अंकित भी करते जा रहे थे। धीरे धीरे बस गंतव्य की ओर अग्रसर थी और अचानक से बस में काफी शोर शराबा हो रहा था। तब मेरा ध्यान गया, तब मैंने देखा कि बस जो है इमामगंज के बस पड़ाव पर रुका हुआ था। वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में जो बस में भीड़ थी, एक रेला पूरा बस में से उतर के बाहर गया और पूरा एक रेला फिर उसमें से अंदर चढ़ करके भी आया। जितनी बस खाली हुई थी उससे ज्यादा फिर भर गई। उस भीड़ में कुछ खास तो नहीं था, लेकिन उस भीड़ में एक खास चीज मैंने नोटिस करी और वो था एक नौजवान जिसके फटे हुए कपड़े, जिसके चेहरे पर एक उदंडता, एक चमक, और चेहरे पर एक चमक के बीच एक पसरी हुई उदंडता, फटे हुए कपड़े, जिसमें से उसकी तशरीफ भी झांक रही थी जब जब हवा के प्रवाह से उसका शर्ट उड़ता था। कुर्ता पैजामा पहने हुए एक नौजुवक चढ़ा था इमामगंज में और वो मेरे लिए कौतूहल का केंद्र बन गया। मेरे लिए ही नहीं, बहुतों के लिए वो कौतूहल का केंद्र था। जब मैं सफर शुरू किया था तब मुझको मालूम नहीं था कि ये जो मेरा सफर है ये एक ऐतिहासिक सफर होने वाला है। बस के जो कंडक्टर थे महेंद्र बाबू, वो मुझसे पूरी तरह से परिचित थे और मुझे बहुत मानते भी थे, बिल्कुल अपने पुत्र की तरह। क्योंकि अक्सर मेरी यात्रा उसरी से जहानाबाद उसी बस में होती थी और जब घर लौटना भी होता था तो उनके उसी बस से लौटना भी होता था। इमामगंज में जो नौजवान चढ़ा भीड़ के साथ, वो सबसे थोड़ा देखने में अलग था। आंखों के लाल डोरे, फटा पजामा, जिसे तशरीफ तक बाहर झांक रही थी जब जब हवा में कुर्ता उड़ता था। गंदे मैले कुचैले और कई जगह से फटे कुर्ते में एक चमकदार चेहरे पर पसरी हुई उदंडता, वह एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आ रहा था। वह अपने संपूर्ण वजूद से वहां एक अजीब सी विचित्रता उत्पन्न कर रहा था। बड़ा ही कौतूहलपूर्ण दृश्य था और मैं उस दृश्य को देखे जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वह नौजवान बस के अन्य पैसेंजर की आंखों में देखता और फिर दूसरी ओर घूरने लग पड़ता। मैंने उस तरफ से तब अपना ध्यान हटा लिया जब मैंने महसूस किया कि वह अपलक हमारी सीट पर हमारी तरफ ही देखे जा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद बस कंडक्टर महेंद्र बाबू उसके पास पहुंचते हैं अपना किराया वसूलने के लिए और अब वह नौजवान बस कंडक्टर महेंद्र बाबू से उलझा हुआ था। उसका कहना था कि वह गंतव्य तक पहुंचने के बाद एक रिश्तेदार से मांग करके वह उनका किराया देगा, उसके पास अभी पैसा नहीं है। वह नौजवान उनको यह समझाने में लगा हुआ था और महेंद्र बाबू यह समझने को कतई तैयार नहीं थे, क्योंकि जिसको वह अपना रिश्ते में बहनोई बता रहा था वो तो मेरे भी खासम खास चाचा थे और उसकी अभी की फटीचर जैसी हालत को देख करके यकीन करना मुश्किल था उस पर, क्योंकि महेंद्र बाबू और उन चाचा जी का घर तो एक ही मोहल्ले में था। अब महेंद्र बाबू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो नौजवान है ये सच बोल रहा है, क्योंकि जिनका नाम ले रहा था कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो एक बड़े ही सम्मानित व्यक्ति थे उसी के, और वो अपने आप को उनका साला कह रहा था। लेकिन उसकी जो हालात थे वो इस तरह से
जाहिर नहीं हो रहे थे कि वो उनका साला भी हो सकता है। अब जब किराया नहीं होने के कारण धक्के मार के उसको बस से उतारने की कवायद महेंद्र बाबू करने वाले थे और बस रोकने के लिए ड्राइवर को आवाज लगाने लगे, तब मैंने उठ करके महेंद्र बाबू को उस व्यक्ति का किराया देने की पेशकश की, क्योंकि जिन चाचा जी का नाम वह ले रहा था वह झूठ भी हो तब भी मैं उन चाचा जी की प्रतिष्ठा को वहां पे आहत होते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि वो चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी इज्जत सदैव बहुत ज्यादा करता हूं। आज वो दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके लिए मेरे मन में इज्जत थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। वो एक सच्चे और वचन के बड़े दृढ़ इंसान थे और मुझ पर उनका अप्रतिम स्नेह था आखिर वक्त तक। जब उन चाचा जी का नाम लेकर के वो नौजवान बस का किराया अपना गंतव्य उसरी में पहुंचने के बाद उनसे मांग करके देने की बात कर रहा था, तब फिर मैंने महेंद्र बाबू से निवेदन किया कि आप इसका किराया मुझसे ले लीजिए। मैं इस कहानी में पूरे पसाकोलॉजी भौजी और प्रोफेसर पुराण में उन चाचा जी का नाम कहीं भी नहीं लूंगा, और मैंने पहले ही आपको कहा है कि वैधानिक चेतावनी यह है कि आप इस कहानी को लेखकीय कल्पना समझ करके इस कहानी में आनंद लीजिए, लेकिन इस कहानी में आनंद आपको तब आएगा जब आप ये मान के चलेंगे कि ये सब कुछ सच है और सब कुछ अपनी अपनी जगह पर घट रहा है। मतलब इस कहानी के चरित्र वैसे तो काल्पनिक है, जिसका किसी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कहानी को कहानी बनाने के लिए मैं जिस तरह से इस कहानी को आपके बीच रख रहा हूं, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस कहानी के सब पात्र जीवित हैं और यथास्थान जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ये घटनाएं सच में होती जा रही हैं। आनंद आपको तभी आएगा इस कथानक का। इस कहानी के माध्यम से समाज के एक बड़े धड़े को मुझे संदेश भी देना है। आइए वापस कहानी पे लौटते हैं। जिन चाचा जी का नाम वो नौजवान ले रहा था, उनका साला होता तो पहनावा यह नहीं होता और फटे पजामे के अंदर से यह देखिए इसकी चूतड़ नहीं दिख रही होती बाहर। यह कहते हुए महेंद्र बाबू ने उस नौजवान का कुर्ता ऊपर उठा दिया तो सबने देखा। अब बेचारे की तशरीफ भरी बस में और एक जोरदार ठहाका लगा। महेंद्र बाबू आगे बोले, लंगटा है ये साला। ये देखिए सिर्फ कहने को ही नहीं, सच में ही लंगटा है। अभी उनके पाठक जी के साला होने का रिश्तेदार बता रहा है बेशरम, और खुद को लगता है आईने में नहीं देखा है क्या कभी। चल उनका साला तो हमारा भी साला। साले की चूतड़ पर तबला बजाते हुए इसे ले चलेंगे अब वहां तक, उसरी तक। महेंद्र बाबू भारी बस में उस नौजवान की इस तरह से बेइज्जती किए जा रहे थे। मुझसे अब और उसकी बेइज्जती देखना सहन सीमा के मेरे जब पार जाने लगा, तब मैंने बस में चढ़े उस नौजवान की ओर से जबरन महेंद्र बाबू को यह कहकर उसके हिस्से का किराया दे दिया कि मेरी तरफ से इसका किराया आप रख लीजिए और इसको उसरी तक चलने दीजिए। और मैं आकर के वापस अपनी सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे सरकता हुआ वह नौजवान भी भीड़ में से अब मेरी सीट के बगल में आकर के खड़ा हो गया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। तो मैंने जैसे ही अपना नाम बताया वह मुझे पहचान गया और कहने लगा कि मैं उसे मामू कहूं, वह रिश्ते में मेरा मामू लगता है। और उसने बताया कि सच में मैं उनका साला ही हूं जो आपके चच्चा हुए, और हमारा नाम है श्री पराजित मिश्रा। अब मुझे भी यकीन होने लगा था
कि या तो यह कोई 420 ही है या फिर वास्ता किसी चरस पीने वाले से पड़ा है जिसकी दिमागी हालत कुछ खिसकी हुई है। नाम भी जबरदस्त है, पराजित मिश्रा। बात के तार को मैंने वहीं से जोड़ा। नाम पराजित मिश्रा आपका क्यों है? अपनी ओठ को आगे की ओर खींच के उसमें खैनी ठूसते हुए वह बोला, बात ऐसा है कि दुनिया वाले मुझे नहीं समझते और मैं उनको नहीं समझ पाता। हमारे बाबूजी को लगता है हम निकम्मा हैं, नालायक हैं, निठल्ला हैं, कुछ काम के नहीं हैं, तो नाम हमरा तो कुछ और है, पर सभी जगह हमको सब रिश्तेदार मिलके पराजित मिश्र के नाम से ही जानने लगे, क्योंकि बाबूजी हमको इसी नाम से बुलाते हैं। पराजित मिश्र ने आगे बताया कि लेकिन बाबूजी हमारे यह नहीं देखते कि हमारा टैलेंट कितना बड़ा है। दूसरे कई बातों में, जैसे हमको ताश में कोई नहीं हरा सकता, हम हमेशा ही जीत जाते हैं, लेकिन किस्मत ही साली खराब है। जब यही ताश पैसा दांव पर लगा के खेलें तो फिर हार जाते हैं ताश में। बाबूजी इसीलिए हमको पकिया जुआरी कहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर उनके जेब से रुपया निकाल लेता हूं, इस उम्मीद में कि आज जीत के आएंगे इससे ढेर सारा रुपया, मगर किस्मत भी ना अक्सर ही दगा दे जाती है। इस बीच में बस अपने अगले पड़ाव को पार कर रही थी और हमारी सीट पर जो बैठा हुआ था बगल में, उसके उतरने का समय आ गया था। तो जैसे ही वो उतरा, पराजित मिश्र जी हमारे बगल में बैठ गए और बैठने के बाद वो फिर अपनी कहानी बताने लगे। बोले, मेहरारू हमारी कहती है कि मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर सफल होंगे आप, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। मैंने पराजित मिश्र की आंखों में देखा और फिर मैंने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। इसी बीच में बगल में बैठे पराजित मिश्र जी ने फिर कुछ कहना शुरू किया। अगले महीने बच्चा देवे वाली है मेहरारू हमारी, फिर बाप बेटा मिल के जुआ खेलेंगे और सबको हरावेंगे। जिनसे भी जुआ में जितना हारे हैं ना अब तक, वो सब वापस ले लेंगे। अब वैसे तो मेरा दिमाग फटने लगा था इस महापुरुष की बातों से, जो अब हमारी सीट पर ही आकर के बैठ के हमें अब अपने कारनामे सुनाया जा रहा था। फिर भी रहा नहीं गया तो पूछ लिए कि होने वाले बच्चे को जुआरी बनाएंगे। इतना अद्भुत ख्वाब शायद ही किसी पिता ने देखा हो आज तक कभी। और लड़का ही हो, यह कैसे निश्चित है आपको? इस पर पराजित मिश्र बोले, यकीन है हमको कि लड़का ही होगा। सब हारा हुआ रुपया हम बाप बेटा इनसे जुए से ही जीतेंगे, इसलिए भगवान मेरी बात जरूर सुनेंगे और मेरी गोद में एक औलाद जो देंगे वो मेरा बेटा होगा, ये मुझे यकीन है। वो इतना जोर देकर के बोले जा रहा था जैसे यहां भी उसकी ही मर्जी होनी हो। ना चाहते हुए भी मैं तर्क करने के लिए विवश हो गया और मैंने पूछा कि लेकिन अगर लड़की हो ही गई तो? अब मेरे इस प्रश्न से वो थोड़े से असहज हो गए और बोले कि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, और अगर हो गई, बोले नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, और अगर हो गई तो उसको बेटा बनाएंगे, उसको जुआ खेलना सिखाएंगे और हम बाप बेटे मिलके फिर इन सबको सबक देंगे जिन्होंने मुझको बहुत बार हराया है। गांव में बहुत सारे लोग थे जिनसे पराजित मिश्र को बदला लेना था, जिनसे जुए में हारने के बाद उनको लगता था कि उनको आगे एक जंग जीतना है और जुए में जितना पैसा अब तक हारे हैं वो सब पैसा उनसे वसूल लेना है। मुझे अंदर से यकीन हो गया था कि ये पकिया वाला गंजेड़ी बुझाता है और अभी एक नंबर का शराबी है, नशे में भी है और झक्की भी है, तभी इसकी आंखें लाल हैं नशे में। इसलिए मैं अब खामोश हो गया और उससे तर्क करना मैंने बंद कर दिया। अब बगल में बैठा हुआ आदमी पराजित मिश्र फिर चालू हो गया।
आज सुबह बाबूजी बोले खेत में आलू कोड़ा रहा है, जाकर खेत में देखो मजूर लोगों को, हम दोपहरिया के बाद आवेंगे। हम 100 रुपया निकाले थे उनके जेब से चोरी करके, वो लेके दोस्तों के साथ पुनपुन किनारे ताश में रम गए और फिर हार गए सब पूरा 100 रुपया। आगे जीतेंगे कि फिर में 100 रुपया उधारी का खेल गए, लेकिन बात नहीं बनी और तभी बाबूजी लगे आकर के डंडा मुझ पर बरसाने। उन्हीं की पिटाई से हमारा यह हाल हुआ है। मास्टर नहीं, कसाई हैं हमारे बाबूजी, एक नंबर के कसाई। रहम तनिको न किए और कुर्ता पैजामा फट गया हमारा, देह दुखाने लगा डंडे की मार से, पीठ पर बाम उखड़ आया, चूतड़ पर पजामा फट गया, तब भी नहीं पसीजे। बोले घर से भाग जाओ, घुसने नहीं दिए घर से, तो हम घर से भाग आए। ना चाहते हुए भी मैं पराजित मिश्र के सब बातें सुनने को बस में बैठा विवश था। पराजित मिश्र आगे बोले, वैसे तो ससुराल चले जाते, लेकिन न पैसा है न सलामत कपड़ा देह पर अभी, इसलिए उसरी जाएंगे दीदी के पास और फिर 2-4 दिन के बाद लौटेंगे घरे। मेहरारू बच्चा देने वाली है तो हमको कहीं और मन भी नहीं लगेगा। तब तक बाबूजी का खीस ठंडा हो जाएगा। वह आदमी अपने आप यूं ही बके जा रहा था मेरी ओर देख के। मुझे थोड़ी खीज हुई और मैंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन अपनी बात कहने की एक तमीज तो सीखिए। मेहरारू बच्चा देवे वाली है, ये भाषा कौन सिखाया आपको? थोड़ी इज्जत देके सलीके से बोलिए ना इसको। अब वो नौजवान पराजित मिश्र फिर मुझसे मुखातिब हुआ और मेरा नाम लेके बोला, ओहो रंजन बाबू, तो आप ऐसे सुनना चाहते हैं कि हमारी औरत पेट से है, चढ़ल महीना है पूरा और जल्दी ही बियाने वाली है इसी महीने। अब ठीक हो गया ना? सब आता है हमको, हम भी पढ़े लिखे हैं खूब, कोई जाहिल गंवार और मूर्ख नहीं है। वो तो आज बाबूजी के कारण हमरा ये हाल होल है कि हमको देख के सब ऐसे आंखों से देख रहा है और हमको बुड़बक समझ रहा है। मुझको पराजित मिश्र की इस बात से जोर का गुस्सा आ गया था। पढ़े लिखे कहने वाले इस तमीजदार की तमीज देख के, जो अपनी पत्नी के प्रसव के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहा था जो हम जानवरों के लिए गांव में करते हैं, बियाना। अब मैंने कुछ और तर्क उस व्यक्ति से करना उचित नहीं समझा और धीरे से मैंने बाहर के प्राकृतिक नजारों को देखना शुरू कर दिया और वह नौजवान भी अपने ख्यालों में कुछ कुछ भुनभुनाता सा, कभी कुछ बुदबुदाता सा यात्रा अपनी जारी रखे हुए था। सफर खत्म हुआ, मंजिल आ गई और वह उतर गए बीच बाजार में ही, जबकि मुझे बस स्टैंड तक जाना था और बस स्टैंड में आकर के मैं भी उतर गया और मेरा भी सफर पूरा हो गया। 2 दिन के बाद मेरे उन्हीं चाचा जी के सुपुत्र ने मुझे आवाज लगाई, जो अक्सर मुझसे गणित पढ़ने आता था जब भी मैं उसरी में होता था, और ये क्रम बहुत सालों से चल रहा था। जब मैं जहानाबाद पढ़ने नहीं आया था तभी मेरे उन चाचा जी का पुत्र मुझसे गणित सीखने के लिए अक्सर आया करता था और रोज शाम को 2-3 घंटे पढ़ करके फिर अपने पिताजी के साथ रात के 9-9:30 बजे वहां से जाया करता था। अब अपनी सुविधा के लिए कहानी में मैं उस चाचा जी के उस बेटे का नाम रमेश रख लेता हूं और रमेश का एक चचेरा भाई है, उसका नाम उमेश रख लेता हूं। कि 2 दिन बाद मेरे उन्हीं चाचा जी के सुपुत्र ने मुझे आवाज लगाई, जो अक्सर मुझसे गणित पढ़ने आता था और लगातार पिछले 3 सालों से मैं उसे गणित पढ़ाता था चाचा जी के कहने पर। जब घर से बाहर आए तो देखा पराजित मिश्र भी उस दिन जो बस में था वो साथ ही है और मेरा किराया का पैसा लौटाने आए हैं। 2 दिन इसलिए लग गए क्योंकि नया कुर्ता पजामा सिलवाने में समय लगा और आज सिल के मिला तो चले आए। अब तो उनको मामू कहना मेरी व्यवस्था थी। चाचा के बेटे के कारण यह साबित हो गया कि पराजित मिश्र उसके मामू ही हैं। अब जहां मैं पढ़ता था, बैठता था, रहता था, वहां मैं छत पर ले गया और चाचा के बेटे को, जिसको मैं रमेश कहता हूं यहां कहानी में, यही से सुविधा होगी, तो मैंने
रमेश को मैथ के कुछ प्रश्न सोल्व करने के लिए दे दिए और मामू से अब बातचीत शुरू हुई। मामू पराजित मिश्र ने फिर पैसा देना चाहा किराए का, तो मैंने इनकार कर दिया। तब वह बोले, क्या पता यही 5 रुपया मुझे जुआ में विजयी बना दे। तब मैं विजय मिश्र भी तो हो सकता हूं पराजित मिश्र से। अब इस 5 रुपए से आपके जुआ खेल के किस्मत चमकाऊंगा अपनी, यह कह के जोर का ठहाका लगाया पराजित मिश्र ने। मैंने मन में सोचा यह आदमी नहीं सुधरेगा, यह मुझे समझ आ गया था। तो मैंने विषय पलटा और रमेश बबुआ से पूछा, कैसा रहा हो मामू के साथ 2 दिन। रमेश हंसने लगा। तब फिर मामू ही बोले, 2 दिन में मेरे फटे पैजामे से दिख रहे मेरे चूतड़ पर ये रमेशवा हिसाब बना रहा है जली हुई माचिस की तिल्ली लेकर। और इसका जो वो चचेरा भाई है ना उमेशवा, वो एकाएक 1 दूनी 2 हमारे तशरीफ पर ही पढ़े जा रहा है। बहुते हंडल है ये भगिना सब। पराजित मामू थोड़ी देर के बाद चले गए रमेश के साथ, और फिर रमेश से ही मुझे पता चला कि पराजित मामू को बेटी हुई है। तो मैंने जब पढ़ने आया था रमेश, तो मैंने पूछा उसकी इस बात पर कि मामू को या ममानी को हुई रमेश। तो रमेश ने जवाब दिया कि नहीं भैया, ममानी को हुई है, लेकिन मामू की भी तो बेटी ही होगी ना वो। ओहो, फिर मेरी आंखों के सामने उस दिन के उस बस की बात और मामू का पूरा चेहरा और वो पूरा सफर मेरी आंखों के सामने घूम गया। और समय के चक्र में पलट के पराजित मामू की वही 20 साल की बेटी हमारे एक 40 साल के प्रोफेसर भैया से ब्याही गई है, जो आज पसाकोलॉजी फौजी के नाम से जानी जा रही है, जो हमारे इस उपन्यास की नायिका भी है, खलनायिका भी है। पराजित मामू की बिटिया उतने ही संस्कारी और सलीकेदार है जितने पराजित मिश्र थे, जिसकी कहानी आप इस पसाकोलॉजी फौजी उपन्यास में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये था आज का अंक। वही बने पसाकोलॉजिया के पापा, पसाकोलॉजी भौजी के पापा से हमारी पहली मुलाकात। पसाकोलॉजी भौजी को चाहने वाले सभी व्यूअर्स को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, और फिर मिलेंगे इसके अगली कड़ी में। और आज की ये कड़ी फिर से 27-28 मिनट की हो गई है। आगे से ध्यान रखेंगे कि कोई भी वीडियो इस कहानी से जुड़ी हुई 15 मिनट से ज़्यादा की ना हो। मैं समय का ध्यान रखूंगा, और 15 मिनट से ज़्यादा में जैसे ही उस एपिसोड की कहानी जाने लगेगी, मैं उसको फिर आपको अगले चरण में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स रंजन कुमार। इसमें आप देख रहे हैं पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण, मेरे उपन्यास पर। आज इसका पहला अंक आया था, उपन्यास की भूमिका थी, और आज यहां से ये कहानी की शुरुआत होती है। उपन्यास आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण, लिटरेरी कैरेक्टर्स रंजन कुमार। सभी को प्यार भरा नमस्कार।